हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स ओनली। बस प्रीलिम्स से नहीं, मेंस भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दिस टॉपिक इज अबाउट आर्टिकल 13 वर्सेज द आर्टिकल 368। दिस इज लाइक आप समझो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इतना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जो एक लीगल बैटल लड़ा गया है, लीगल बैटल लड़ा गया है ना इंडिया में, उसमें ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्रॉन बैटल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्रॉन बैटल है। दैट इज़ कि आर्टिकल 13 क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है किस चीज़ के ऊपर कि आप फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 को जो है आप जो है किस तरीके से आप अमेंड जो है नहीं कर सकते, उस चीज़ के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। एंड 368 जो है वो बात करता है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर्स को बात करता है। तो एक तरफ तो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात होती है, और दूसरी तरफ कि आप पार्ट 3 को कोई भी लॉ ला करके आप पार्ट 3 को नहीं हटा सकते हो। दैट इज पार्ट 3 डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो आप पार्ट 3 से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आता है। अब आप सोचो कि ये एक कहीं ना कहीं एक डायलेमा है। ओके, ये एक तरीके का डायलेमा है। ओके, एक तरीके का डायलेमा इसलिए है क्योंकि सी इफ दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस होल इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट है दैट इज दिस पार्ट इज पार्ट 3 दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट। और भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर आर्टिकल 368 से आता है, और ये पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को दिया गया। हम लोग देखेंगे अभी आगे। बट पार्ट 3 के बारे में कि जो आर्टिकल 13 है उसका क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। ठीक है, ये दोनों चीज़ स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी लॉ जो कि पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को अगर छीनता है, अगर स्नैच अवे करता है, अब्रिज करता है, ओके, टेक अवे करता है फंडामेंटल राइट को, तो वो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ टसल कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक चीज कहता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप अमेंड करो, दूसरी तरफ एक जो आर्टिकल है वो कहता है, एक आर्टिकल कह रहा है पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, और दूसरा आर्टिकल कहता है कि आप फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फंडामेंटल पार्ट 3 जो है, फंडामेंटल राइट जो है, वो होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ओके, सो दिस इज द टसल। ये टसल चला था किसके बीच में, तो जुडिशरी वर्सेस जो आप पार्लियामेंट कह लो। ठीक है, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का एक लंबा जो है पूरा टसल चला है। इस चीज़ को हम लोग अभी अच्छे से देखने वाले हैं। इस टसल को समझने के लिए हम लोगों को पहले 13 समझना होगा, 368 समझना होगा। इन दोनों को हम लोग बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। पहले जब बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आएगी कि जो है किस चीज़ के बारे में बोला गया। जब हम लोग इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि जो है टसल एक्चुअल में क्या था और कैसे रिजॉल्व किया गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो द टॉपिक्स नेम, टॉपिक का जो नाम दिया गया दैट इज द शील्ड एंड द स्वॉर्ड। शील्ड क्या करता है, आप सोचो, शील्ड क्या करता है? शील्ड किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। वॉर में शील्ड भी होता था और स्वॉर्ड भी होता था। तो शील्ड क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। स्वॉर्ड का काम क्या है, स्वॉर्ड का काम नॉट ऑन द बैटल फील्ड एग्जैक्टली लिटरली नहीं, बट स्वॉर्ड का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है वो है चेंज लाने का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने का। ओके, शील्ड वर्सेज दी स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड का काम 368 करता है और शील्ड प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, आर्टिकल 13 करता है। ठीक है, देयरफॉर द टॉपिक्स नेम इज आर्टिकल 13 का रिस्ट्रिक्शन वर्सेज आर्टिकल 368 का एम्बिशन। 368 एक एम्बिशन के बारे में बात करता है। वो एम्बिशन क्या है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एम्बिशनरी काम हो। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन का काम जो है आर्टिकल जो आपको 13 से आता है। ओके ओके, तो हम लोग आर्टिकल ये दोनों चीज़ को देखते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू ना हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन हम लोगों को देखने का बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। अगर हम लोग दो क्वेश्चन को डील करेंगे ना, ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, मैं एक तरफ आपसे बोलूं मैं आपको एक तरफ बोलूं कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 368 कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, अमेंड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि एक पार्टी आती है, कोई एक पार्टी है जो पावर में है, कोई भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, एनी पार्टी, वो कोई भी पार्टी है और अभी उसके पास एक जो है मेजोरिटी है। ठीक है, उसके पास क्या है, मेजोरिटी पड़ा हुआ है। ओके, टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 368 क्या कहता है
पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। अब हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज कि एक कोई XYZ पार्टी है, ठीक है, जो कि पावर में है और उनके पास मेजॉरिटी भी है। जब 368 के थ्रू अमेंड करना होता है, ठीक है, तो अमेंड करना होता है तो दो तरीके से अमेंडमेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। बट जनरली जो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर देखा था मेजॉरिटी के बारे में, स्ट्रेंथ एंड मेजॉरिटी का जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, ओके, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो स्पेशल मेजॉरिटी 2 की बात कर रहे थे, 2 और 3 से होता है, हम लोग 2 की लेट्स बात करते हैं, ठीक है। तो क्या मेजॉरिटी चाहिए होती है? मेजॉरिटी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो सकता है, दैट इज कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, प्लस एक और क्या चाहिए होता है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्पेशल मेजॉरिटी कैटेगरी 1 का कह रहे थे, ठीक है। ये दो चीज़ है, ये दोनों चीज़ चाहिए होगा। लेट्स सपोज कि एक पार्टी पावर में है जिसके पास ये वाला स्ट्रेंथ है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो अमेंड कर सकता है तो लेट्स सपोज कि वो पावर में आती है, एंड पावर में आने के बाद वो क्या करती है, वो कहती है कि आगे से अब इलेक्शन होगा ही नहीं, कंट्री में क्या नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। तो क्या ये जो अमेंडमेंट है, क्या ये अमेंडमेंट वैलिड होगा? क्या ये अमेंडमेंट वैलिड होगा? वो अमेंडमेंट जो कि बेसिक जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक प्रिंसिपल है हमारी डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं, और उसका जो सबसे मेजर चीज़ है ना, वो है कि आप इलेक्शन करवाते हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज दी बेड रॉक, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज दी बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी, बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक पार्टी आती है और वो क्या कहती है कि इलेक्शन होगा ही नहीं। अब एक लेट्स सपोज कि एक अमेंडमेंट चाइना में भी लाया गया था, हाउएवर वो डेमोक्रेसी नहीं है, बट देन है कि एक पर्सन है और वो परपेचुअली पावर में रह सकता है। इस तरीके का कुछ अमेंडमेंट अगर इंडिया में लाया जाएगा तो पहला सवाल ये होगा कि क्या इस तरीके की किसी भी अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया जा सकता है? क्या वैलिड होगा? लीगली तो वैलिड, लीगली क्या स्टैंस है? लीगली स्टैंस ये है कि पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ओके, पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं होने का मतलब किसी भी तरीके का अमेंडमेंट पार्लियामेंट ला सकता है या नहीं ला सकता? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो है सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये हम लोग किससे बात कर रहे थे, 368 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। एक ना 13 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पॉवर्टी है वन ऑफ दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि बहुत पॉवर्टी है, 500 मिलियन पुअर पीपल है, ठीक है। इनको पॉवर्टी से निकालना है, इनको पॉवर्टी से निकालना है। पॉवर्टी से निकालने के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होता है कि एक बहुत अच्छा तरीका जो कि हर जगह देखा गया, दैट इज अबाउट द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्यों लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो वेल्थ जो है सबके पास होता है, एंड जो पुअर पीपल है वो भी बहुत अच्छे से फिर तरक्की कर सकते हैं। सो द इनिशियल इंडिया में क्या था कि जो लैंड था ना, वो देयर वर सर्टेन फ्यू पीपल। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक फ्यूडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। फ्यूडल स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि फ्यू पीपल, कुछ लोग थे जिनके पास ह्यूज पार्सल ऑफ लैंड था, ह्यूज पार्सल ऑफ लैंड, ठीक है। एंड बाद बाकी लोग क्या थे, फ्यू पीपल, एंड मैक्सिमम के पास क्या था, मैक्सिमम पीपल वर पुअर, नो लैंड और वेरी मिनिमल लैंड, ये वाला कंडीशन था। तो गवर्नमेंट लेट्स सपोज कि चाहती है कि एक मॉडल चीज़ क्या होगा, मॉडल चीज़ ये होगा किसी गवर्नमेंट का करने के लिए, मॉडल चीज़ ये होगा कि गवर्नमेंट चाहेगी कि रिच एंड पुअर दोनों प्रोग्रेस करें, ठीक है, रिच एंड पुअर दोनों प्रोग्रेस करें। रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, ये गैप कम से कम हो, ये गैप जो है बिल्कुल कम से कम की तरफ ये गैप हो। इस गैप को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो है एक तरीका वो है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करो। एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का। प्रॉब्लम क्या है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में? प्रॉब्लम ये है कि लैंड इज लेट्स सपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब लैंड को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो जिनके पास बहुत लैंड है उनसे आपको लैंड लेना पड़ेगा। किसके थ्रू किया गया था? लैंड सीलिंग लॉस के थ्रू किया गया था, ठीक है। चलो उसको आपको हिस्ट्री पता होगा, वो लैंड सीलिंग लॉस के थ्रू लिया गया था, ओके। एंड जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा लैंड थी, वो उनका एक्सेस लैंड लेकर के जो भी पुअर लोग थे उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बट आप कर क्या रहे हो, जिनकी लैंड थी आप उनके लैंड को एक्वायर कर रहे हो। बट क्या आप कर सकते हो? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज एफ जो था, ठीक है, ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये क्या बात करता है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है। ये बात करता है कि अगर किसी के पास जो है अपनी प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट जो है उसको इस तरीके से नहीं ले सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता था। अब एक
मोरल वर्सेस लीगल कहीं ना कहीं कॉन्ड्रम है। मॉरल कॉन्ड्रम वर्सेस लीगल कॉन्ड्रम में मॉरल बात ये है कि आप चाहोगे कि पुअर भी इस कंट्री के प्रोग्रेस करें, ठीक है, बट लीगल इशू क्या है? लीगल इशू ये है कि आप रिच की जो ज़मीन है उसको लेकर के पुअर को नहीं दे सकते हो, बिकॉज इस तरीके से आर्बिट्रेरली नहीं दे सकते हो। क्यों? बिकॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, फंडामेंटल राइट है ये, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझना होगा। एक तरफ कि पार्लियामेंट के ऊपर अगर पार्लियामेंट को अगर अमेंडमेंट का पावर दिया गया है तो क्या वो कुछ भी अमेंड कर सकता है? 368 के अंदर में उसको अनफेटर्ड पावर दिया गया है, तो क्या वो कुछ भी अमेंड कर सकता है? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर पुअर का डेवलपमेंट करना है लेट्स सपोज, और उसके रास्ते में एक आर्टिकल आ रहा है, बस एक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो क्या उस आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द पुअर? ओके, ये चीज है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ से आर्टिकल 13 वर्सेस 368 की लड़ाई कहीं ना कहीं चालू होगी। ओके, देयरफॉर हम लोग अब क्या देखेंगे ना, हम लोग एक बार अच्छे से जो है देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है और 368 क्या कहता है, ठीक है। 13 क्या कहता है, 368 क्या कहता है, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। की क्वेश्चन डज द लॉ, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, समझ में आएगा। हम लोग आर्टिकल 368 की बात करते हैं। आर्टिकल 368 क्या करता है? वो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का पावर देता है, अमेंडमेंट का पावर देता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मैं आपको समझा रहा था। 13 से हम लोग चालू करते हैं, आर्टिकल 13 से, बेयर एक्ट से, ठीक है। आप इसका टाइटल देखो, लॉज, कोई भी लॉ जो कि इसी लॉ वर्ड के ऊपर पूरी की पूरी लड़ाई हुई है। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट से के अगेंस्ट हो, एक तरीके से बेसिक मतलब है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो क्या वो लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा, इस चीज के ऊपर बोला जा रहा है, ओके। तो इसमें आर्टिकल 13 में सबसे पहले क्लॉज 1 आता है। क्लॉज 1 किस चीज की बात करता है अगर हम लोग देखेंगे तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये बात करता है कि हम लोग क्या थे, ब्रिटिश राज के पार्ट थे, एंड जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है और बहुत सारे लॉज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो ब्रिटिश राज से आते हैं। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे जो लेट्स सपोज कुछ लॉज थे जो कि जो है इनहेरिट किया गया था, कहाँ से? ब्रिटिश राज से, ओके। तो वो जो लॉज है जो कि ब्रिटिश राज से चलता हुआ आ रहा था, वो लॉ जो है उसके बारे में बात करिए किया जा रहा है। अगर वो लॉ नए बने हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो पुराना लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का जो लॉ है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ आप देखोगे अगर, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है आपको 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। अगर कोई लॉ लेट्स सपोज 1948 में बन जा रहा है, ठीक है, और या फिर उससे भी पहले इसके पहले वाली बात करें हम लोग, और इसके बाद वाले में हम लोग कह रहे हैं कि कोई लॉ जो है इसके बाद बनता है, ठीक है। इसके बाद जो बना वो क्या है? ओवर आर्किंगली कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है। इसके बाद आप स्टैट्यूटरी लॉ भी बनाए होगे, मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा, या फिर कुछ जो है बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ओके। एंड इससे पहले जो है कुछ लॉ जो है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो स्टैट्यूटरी लॉज थे, ठीक है, जो पास किया गया था। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इससे डील करता है। 13 क्लॉज 1 डील करता है कि 26 जनवरी 1950 दैट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उससे पहले कोई लॉ बना है, एंड दिस लॉ इज अगेंस्ट व्हाट? इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट कब बना? जो इन्फोर्स कब से हो रहा है? 26 जनवरी 1950 से हो रहा है, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो 13 क्लॉज 1 कहता है, तो ये जो लॉ बनेगा, तो जो ये लॉ है इसको हम लोग क्या मानेंगे? इस लॉ को इनवैलिड मानेंगे। किस तरीके का इनवैलिड मानेंगे? वो डिफरेंट डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में कभी डॉक्ट्रिन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। ये जो चीज़ है दैट इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लॉ बनता है, ठीक है, कुछ लॉ बनता है, वो अगर अगेंस्ट है जो फंडामेंटल राइट बना था हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगर अगेंस्ट है, तो जो ये लॉ है अगेंस्ट होने के कारण ये जो लॉ है इसको हम लोग क्या मानेंगे? नल एंड वॉइड मानेंगे। दैट इज वो भी जो लॉ है उसको भी हम लोग वॉइड मानेंगे, दैट इज वो लॉ नहीं चलेगा, ऐसी चीज है, ठीक है, वो भी इनवैलिड होगा। ये दो चीजें 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2, ओके।
ओके, 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 इस दोनों चीज़ के बारे में बात करते हैं. तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी law which takes away or abridges the rights conferred by this part. Which part? Part 3. Part 3 deals with fundamental right. Part 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है. ये आर्टिकल कौन सा है? 13 है. दैट इज 12 to 35 के बीच में फॉल कर रहा है. दैट इज पार्ट 3 में फॉल कर रहा है. इसलिए इस पार्ट की बात कर रही है. इसी पार्ट में बोला गया कि अगर कोई ऐसा लॉ आज के डेट में बनाया जाता है और वो जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, पार्ट 3 के अगेंस्ट है, तो वो क्या होगा? वो लॉ जो है वो वाइड होगा. ओके, और भी कुछ है आर्टिकल 13 में. क्लॉज 3 है. क्लॉज 3 ना दो चीज को एक्सप्लेन करता है कि लॉ वर्ड का मतलब क्या है, और एक और चीज को एक्सप्लेन करता है, लॉ इन फोर्स. लॉ इन फोर्स वर्ड कहाँ पे यूज किया गया था? 13 क्लॉज 1 में यूज किया गया था. आप यहाँ पे देखोगे ना, ऑल लॉज इन फोर्स इन द कंट्री. इसको कौन एक्सप्लेन करता है? 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी आपको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखोगे ना, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो ये कौन सा लॉ है? ये जो लॉ है ना, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? 13 क्लॉज 3 का ए, ये डिफाइन करता है. ठीक है, ठीक. लॉ में क्या क्या आता है? लॉ का मतलब नॉट जस्ट स्टैट्यूटरी लॉ, ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर होता है, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इवन द कस्टम्स और द यूसेस, ठीक है, उसकी भी बात की जाती है. उसके बाद एक 13 का क्लॉज 4 है जो कि बाद में ऐड किया गया. हम लोग जब पढ़ेंगे ना, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम लोग को ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये कहाँ से आया, 368 में क्लॉज 3 कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, तो 13 का क्लॉज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 13 में जो भी लिखा गया है इसके ऊपर, दैट इज 13 1 2 3 में जो भी लिखा गया है, नथिंग शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू आप जो भी अमेंडमेंट कर रहे होगे. ये बात करता है टोटल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट दी पार्ट 3 की बस बात नहीं करता. 368 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, टोटल हर एक पार्ट की बात कर रहा होता है वो. ओके, सबकी बात कर रहा होगा. सो इट सेज कि जो है जब भी हम लोग 368 से कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे होंगे ना, तो 13 उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. ओके, इसका हम लोग क्रोनोलॉजी बाद में समझेंगे. ठीक है, तो 13 क्लॉज 1, laws against the fundamental right. Which laws? Laws which were passed before 26 January 1950. 13 clause 2, laws which are against the fundamental right. Which laws? Which are passed after the commencement of the constitution. 13 clause 3 define करता है law क्या होता है और law in force को क्या है. 13 clause 4 कहता है कि 368 के थ्रू अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट लेकर के आ रही होती है, तो 13 उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है. दैट इज पार्ट 3 वाली चीज, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी. ओके, अब हम लोग आर्टिकल 368 देखते हैं. ये कहता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर. एक्चुअल में ना स्टार्टिंग में प्रोसीजर की बात होती थी, ये वर्ड बाद में इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, पावर ऑफ द पार्लियामेंट को. ठीक है, तो 368 बेसिकली किस चीज से डील कर रहा है? पार्लियामेंट के पावर से और पार्लियामेंट के प्रोसीजर से. किस चीज के लिए? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंड करने के लिए क्या पावर लगेगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भी बात कर रखा है. एक्सक्लूसिव अथॉरिटी आप देखो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल का क्या है? ऑब्जेक्टिव है. और उसके लिए क्या लगेगा, टूल्स क्या है, तो क्या पावर लगेगा और क्या प्रोसीजर होगा, इस दोनों चीज के बारे में बात किया गया. दिस इज हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि ये कहता है कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी पावर, अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय वे ऑफ व्हाट? एडिशन, वेरिएशन, रिपील. ये 3 वर्ड के ऊपर यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैरेक्ट से देखना चीजों को. एडिशन, वेरिएशन और रिपील, एनी प्रोविजन ऑफ द, एनी प्रोविजन, ये भी चीज आप देखो इंपॉर्टेंट है. एनी प्रोविजन की बात हो रही है. ठीक है, और क्या बात हो रहा है? किस किस तरीके से कर सकते हैं? एडिशन, वेरिएशन और रिपील तीनों तरीके से कर सकते हैं. कौन कर सकता है? ये भी बोल रखा है, बस पार्लियामेंट कर सकता है. उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोलेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर. और क्या होगा? क्या आर्बिट्रेरली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट? नहीं, उसके लिए एक प्रोसीजर है. एंड दिस प्रोसीजर कहता है, दिस प्रोसीजर इज लेड डाउन इन दिस आर्टिकल इटसेल्फ. इन विच आर्टिकल? दैट इज आर्टिकल 368 का क्लॉज 2. 368 का क्लॉज 2 जो है इटसेल्फ क्या बात करता है कि किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है. ओके, 368 का क्लॉज 2 जो है वो जो है प्रोसीजर से डील करता है. हम लोग जब अमेंडमेंट के 3 तरीकों को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग 368 क्लॉज 2 को पढ़ेंगे. अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं वो,
देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली 368 का क्लॉज 3 देख रहे हैं। 3 क्या कहता है, नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। इसका जस्ट जो है इसी तरीके का एक वर्डिंग आपको 368 में देखने को मिला था जब हम लोग 368 का क्लॉज 4 पढ़ रहे थे, याद कीजिए आप, ठीक है, सॉरी 13 का, सॉरी 13 का क्लॉज 4 पढ़ रहे थे, ठीक है। और सेम अमेंडमेंट जो है कहाँ पे कर दिया गया, तो 368 में कर दिया गया क्लॉज 3, 368 के क्लॉज 3 में भी कर दिया गया। ये जो है आपको 368 के क्लॉज 3 में कहा गया, दोनों एक ही तरीके का बात करता है। वो क्या कि जो है 13 जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसके ऊपर, 368 के ऊपर, ओके। 4 क्या कहता है, ऐड किया गया बाद में इसको, नो अमेंडमेंट, ठीक है, उसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, कहाँ पे, किसी कोर्ट में जो है वो नहीं किया जा सकता है। हाउएवर इसको नलिफाई किया जाएगा बाद में, हम लोग देखेंगे। 5th है फॉर रिमूवल ऑफ द डाउट, इसको भी बाद में ऐड किया गया था एंड जान करके ये वर्डिंग यूज किया गया फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर डाउट चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट कहाँ तक अमेंड कर सकता है, इस चीज के ऊपर। फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वॉट एवर on the constituent power of the parliament to amend by this way कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है, सेम चीज को कहता है, ओके। सो अगर हम लोग देखेंगे तो 368 क्या क्या बात कर रहा है, 368 की अगर हम लोग समरी देखेंगे, ठीक है, तो 368 कह रहा है ना, एक चीज तो 368 कह रहा है, इसका क्लॉज 1 है वो कहता है कि पावर है पार्लियामेंट का, वो कहता है पावर है पार्लियामेंट का अमेंड करने का, टू अमेंड व्हाट, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से कर सकता है, किस पावर के थ्रू कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, वो पावर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा लॉ लाना जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, वो किस पावर के तहत आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत आता है। अमेंड किया जा सकता है, अमेंड किस किस तरीके से किया जा सकता है, तो 3 चीज बोलता है, बाय वे ऑफ एडिशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया, आर्टिकल 21 क्लॉज 21 है, ये था ही नहीं, ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन जिससे फुलफिल होता है, ठीक है, ओके। और क्या, एडिशन या फिर वेरिएशन, दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑलरेडी था और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि मॉडिफिकेशन किसका किया गया है, डीपीएसपी में जो आर्टिकल आपको इससे डील कर रहा होता है, एजुकेशन से डील कर रहा है, राइट टू एजुकेशन वाला, उसके वर्डिंग्स को चेंज किया गया था, उसके वर्डिंग को चेंज किया गया था, ठीक है। और रिपील कुछ चीज को आप कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकते हो। लेट्स सपोज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया, ओके। तो ये तो फंडामेंटल राइट से हटा है, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटाएगा, बाद में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था, 300A ऐड किया गया था, एनीवे। तो ये 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चेंज किया जा सकता है। चेंजेस में एडिशन हो सकता है, हटाना हो सकता है, या फिर मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये 368 क्लॉज 1 बात कर रहा था, ठीक है। 368 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा था कि ठीक है, अगर आपको ये अमेंडमेंट करना ही है, एडिशन वेरिएशन और रिपील, तो किसके थ्रू कर सकते हो, क्या आप आर्बिट्रेरली कर सकते हो, नहीं आप एक प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो, और ये प्रोसीजर के ही थ्रू कर सकते हो। ये कहाँ बोला गया, ये बोला गया 368 में क्लॉज 1 में बोला गया कि एक प्रोसीजर है, इसी के थ्रू कर सकते हो। वो प्रोसीजर क्या है, वो 368 क्लॉज 2 में देखा गया था। 368 का फिर क्लॉज 3 आता है, ओके, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ओके। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ओके। 3, 4, 5 ये था, अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब हम लोग इवोल्यूशन को समझते हैं, ओके, कि हुआ क्या, हुआ ये है कि, ठीक है, क्या हुआ है कि 1948 में जो मद्रास गवर्नमेंट थी, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या किया, है ना, रिजर्वेशन ले आए वो, ठीक है, रिजर्वेशन लेकर के आते हैं। ये चीज बाद में चैलेंज होता है किसमें, चंपकन दोराई राजन केस में चैलेंज किया जाता है। किस बेसिस पे चैलेंज किया जाता है कि इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, राइट टू इक्वालिटी, की एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात जो है उसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट के बेसिस पे मद्रास गवर्नमेंट ने ऐसा बोला गया, एलिगेशन लगाया कि मद्रास गवर्नमेंट कास्ट के बेसिस पे
किसी को रिजर्वेशन दे रही है और किसी को नहीं दे रही है, दैट इज अगेंस्ट 15 क्लॉज 114। इन चीज़ों के ऊपर उसको चैलेंज किया गया। और क्या हो रहा था अर्ली 1950s में, जो मैं बात कर रहा था ना कि अर्ली इंडिपेंडेंस में क्या था, किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा था, किसी के पास लैंड बहुत कम था। तो लैंड रिफॉर्म, दी फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म जब लाया जा रहा था, उसमें लैंड सीलिंग के लॉज लाए जा रहे थे। बिहार, यूपी, एमपी, इन सब जगहों पे लाया जा रहा था एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म लॉज लाए जा रहे थे। लैंड किसी से लिया जा रहा था, उनकी प्रॉपर्टी ली जा रही थी, दैट वाज अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है, सब क्लॉज है, ठीक है, इसके अगेंस्ट था। स्टेट ऑफ मद्रास, ये जो फर्स्ट वाला चीज़ है, ये कहाँ चैलेंज हुआ, चंपकन दोराई राजन केस में इसका जजमेंट आता है। और कोर्ट जो है फेवर करती है कि यस, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से ऊपर प्रेसिडेंस है इसका, ठीक है, प्रेसिडेंस है, ओके। फंडामेंटल राइट के डीपीएसपी के ऊपर प्रेसिडेंस होने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, ठीक है, और वर्सेस 39 क्लॉज सी की बात हो रही है। ये क्या है, डीपीएसपी है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट बात करता है। 19(1)(f क्या कहता है, प्रॉपर्टी की बात करता है। अगर हम लोग चंपकन दोराई राजन केस को समझेंगे तो वो बोलेगा कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। क्यों, बिकॉज फंडामेंटल राइट हैज अ प्रोमिनेंस ओवर डीपीएसपी, ओके। ये चीज हुआ। तो क्या हुआ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से कमेंस हुआ, 1950, 26 जनवरी, एक साल के विदिन जो पहला अमेंडमेंट लेकर के आया गया, उसमें 15 क्लॉज 4 को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया था, चंपकन दोराई राजन केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि उसने क्या बोला था कि आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट था इक्वालिटी का, फंडामेंटल राइट था दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, दैट इज, ये इनवायोलेबल है चंपकन दोराई राजन केस के जजमेंट के हिसाब से। बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत गलत होता। क्यों, बिकॉज दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच आर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, उनके लिए तो अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। अफर्मेटिव एक्शन आ नहीं पाएगा इन आर्टिकल्स की वजह से। देयरफॉर फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट इंट्रोड्यूस 15 क्लॉज 4। ये कहता है कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली, इट इज नॉट इकोनॉमिकली, इट इज एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है या फिर SC ST है, उनके एडवांसमेंट के लिए जो है स्टेट प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। स्टेट प्रोविजन बना सकती है का क्या मतलब, आप समझ रहे हो ना, क्या जैसे रिजर्वेशन एक प्रोविजन है, ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजन यहाँ से आ रहा है इसका, ठीक है। और भी कुछ चीज़ लाया गया, 19 क्लॉज 2 में कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया गया था, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13(1)(a), 13(1)(b) को जो है आपको लाया गया, ओके। 13(1)(a), 13(1)(b) को लाया गया। ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी एक्विजिशन बाय द स्टेट, वही जो जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, उनका अगर लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है तो 19(1)(f) से जो है वो 19 जो है उसके अगेंस्ट था, इक्वालिटी भी अगेंस्ट था, ठीक है, कि किसी की लैंड आप ले रहे हो, किसी की लैंड आप नहीं ले रहे हो, तो इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है। क्योंकि 14 ना रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है, कभी हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ओके। तो 14, 19 एंड 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी की ही बात करता था स्टेट का, मतलब जो बड़ी प्रॉपर्टीज थी ना वो 31 से डील होती थी, ओके। इन तीन चीज़ के जो है बोला गया कि 31(a) बोला कि क्या कि अगर बिग स्टेट्स को लिया जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी जमीन जिन जमींदारों के पास है, उनकी जब लैंड ली जाएगी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही सही या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप कहोगे कि वो 14, 19 और 31 का वायलेशन नहीं है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया, ताकि गवर्नमेंट को ईजी हो, बिना कोर्ट में फंसे हुए ईजी हो कि लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर सके और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। एक और चीज लाया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा लॉ है वो क्या होता था, उसको जनरली वो जुडिशियल रिव्यू में चला जाता था, जुडिशरी रिव्यू करती थी, फिर लेट होगा, ठीक है, एंड जो जुडिशरी का डिसीजन है वो भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो सकता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट लाना चाहती है उसके रास्ते में कौन आ रहा है, फंडामेंटल राइट आ रहा है। देयरफॉर एक 31(b) को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, आर्टिकल 31(b). मैंने क्या बोला था, 12 to 35 फंडामेंटल राइट आता है, 31(b) इसके बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट मीन्स व्हाट, 31(b) फंडामेंटल राइट्स में ही आएगा, ओके। यहाँ एक 31(b) के थ्रू एक 9th शेड्यूल को लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और बोला गया कि कोई भी लॉ अगर इस शेड्यूल के अंदर डाल देगी ना पार्लियामेंट, चाहे वो स्टेट का लॉ हो चाहे सेंट्रल का लॉ हो, ठीक है, अगर उस लॉ को पार्लियामेंट जो है 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज़ है, ओके। तो आप एक चीज़ देखो, मैं बात कर रहा हूँ
31B को जो इंट्रोड्यूस किया गया, 31B को इंट्रोड्यूस किया गया, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? 31B के पावर से आया एक 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल बोलता है कि कोई भी लॉ अगर इस ब्लैक होल के, 9th शेड्यूल ना एक तरीके का ब्लैक होल बोला जाता है, ठीक है, कोई भी लॉ अगर इसके अंडर में चला गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरी जजमेंट चली है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये जो लॉ अगर 9th शेड्यूल में डालना है तो मैं कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट ही करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज इट इज़ व्हाट, 9th शेड्यूल कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? फंडामेंटल राइट सर। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? आप याद करो, 368 क्लॉज 1 क्या बोलता था? पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। देयरफॉर अगर स्टेट का भी लॉ है, अगर स्टेट का भी लॉ है, लेट्स सपोज, ठीक है, स्टेट लॉ भी है और उसको अगर 9th शेड्यूल में डालना है, 9th शेड्यूल में स्टेट के भी लॉ को डालना है तो उसका पावर भी किसके पास है? इसका पावर भी पार्लियामेंट के ही पास है। दिस इज अगेंस्ट व्हाट? आप एक तरीके से देखो, ठीक है, हम लोग एक बात करते हैं, केस समझते हैं। एक स्टेट का लॉ है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये लॉ ना गलत लॉ है, रॉन्ग लॉ है, ठीक है, रॉन्ग लॉ। ये कहाँ पे, अगर ये रॉन्ग लॉ है और किसी ने इसको जो है फाइल किया होता, फाइल किया जाता कोर्ट में कि ये जो है सर एक गलत लॉ को जो है गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट की गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज की बिहार की गवर्नमेंट है, और वो जो है इसको ये करती है, तो ये केस कहाँ सुना जाता? ये सुना जाता बिहार में सुना जाता, बिहार हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में सुना जाता, यहाँ सुना जाता। दैट इज व्हाट, ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक स्टेट हाई कोर्ट का पावर था, ये स्टेट हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा था, बट स्टेट का लॉ है और उसको प्लेस कौन कर रहा है 9th शेड्यूल में? 9th शेड्यूल में कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट कर रहा है और पार्लियामेंट कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। दैट मीन्स स्टेट हाई कोर्ट का पावर आप कहीं ना कहीं छीन रही है। कौन छीन रही है? पार्लियामेंट छीन रही है। इट मीन्स व्हाट? ये फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहा है कि स्टेट का लॉ है और सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकता है, स्टेट हाई कोर्ट का पावर नहीं है स्टेट के लॉ के ऊपर। तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर जो है इम्बैलेंस किया गया। मैंने ये चीज़ क्यों बताया है? क्योंकि जब हम लोग 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉरी सज्जन सिंह केस जो है वो इसी चीज़ के ऊपर डील कर रहा था, ठीक है, 9th शेड्यूल के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने 9th शेड्यूल यहीं पे समझा दिया है आपको, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं वापस, ठीक है। तो ये इस तरीके का पूरा जो है रहा कि कोर्ट ने बोला चंपकन दोराई राजन में कि फंडामेंटल राइट हैज़ अ प्रोमिनेंस ओवर डीपीएसपी। तो आप 19(1) को एफ को आप हटा नहीं सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी। 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है तो राइट टू प्रॉपर्टी आप किसी की ज़मीन ले नहीं सकते हो। गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आया कि भाई सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, फुलफिल करना है जो वेलफेयर कंट्री, इतना जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि पॉवर्टी वर्सेस रेस्ट्रिक्शन थ्रू 13, समझ रहे हो आप कि एक तरफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको पॉवर्टी से निकालना है, वो गवर्नमेंट का काम है, वर्सेस एक आर्टिकल है जो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते उस कारण में, ठीक है। देयरफॉर एक कहीं ना कहीं एक बात है कि आप सोचो कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो आप एथिक्स में पढ़ते हो वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो है वायलेट हो रहा है कहीं ना कहीं, ओके, ये चीज़ है। तो कुछ कोर्ट ने बोला चंपकन दोराई राजन में, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। अब जो है इस चीज को नेक्स्ट जो है केस में सुना जाएगा, दैट इज शंकरी प्रसाद केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। शंकरी प्रसाद केस में बोला गया, इस चीज को हम लोग देखते हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब लड़ा गया? 1951 में। ये बोलता है, इस जो वर्ड है ना, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा, ठीक है। आप याद करो, मैंने आपको 13 में बताया कि 13 क्लॉज 3 जो है वो डिफाइन करता है लॉ क्या होता है। क्या करो, 13 क्लॉज 3 क्या डिफाइन कर रहा था कि लॉ क्या होता है, और वो कुछ कहता है कि लॉ ऑर्डिनेंस भी है, लॉ जो है वो नोटिस भी एंड ऑल ये वो है। उस सारे डेफिनेशन में आप याद करो कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो आप लॉ लेकर के आओगे वो भी इस लॉ में है, वो नहीं लिखा हुआ था एक्सप्लिसिटली। सिंस ये नहीं लिखा हुआ था, देयरफॉर क्या लॉ दो तरीके का हो सकता है, एक को हम लोग ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं और एक लॉ है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा एक। ऑर्डिनरी लॉ क्या है कि 7th शेड्यूल में दिया गया कि भाई 7th शेड्यूल में बोला गया कि 3 लिस्ट है, ठीक है, 3 लिस्ट है,
और तीनों लिस्ट के ऊपर सेंटर का इस पे पावर है, स्टेट का अपना है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, 3 लिस्ट है और तीनों की अपनी अथॉरिटी है कि कौन जो है किस लिस्ट के ऊपर बना सकता है। तो हर लिस्ट के ऊपर जब जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो लॉ बनाएंगे तो वो ना एक ऑर्डिनरी लॉ होगा जो भी 7 शेड्यूल के अंदर में बनेगा। बट लेट्स सपोज कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना है, लेट्स सपोज आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 7 शेड्यूल ही अमेंड करना पड़ जाए। एक तो ये है कि 7 शेड्यूल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर लिखा हुआ और जो अंदर लिस्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जब भी लॉ बनेगा जिसका जुरिस्डिक्शन है वो लॉ बनाएगा तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बोलेंगे। बट लेट्स सपोज कि एक लॉ आता है जो कि इस लिस्ट को ही अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, लिस्ट को ही अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो, लिस्ट को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। ऑर्डिनरी लॉ जो है वो जो है ऑर्डिनरी पावर से आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पावर है इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि क्या ऑर्डिनरी लॉ का पावर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पावर दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो क्या आप दोनों को सेम पेडेस्टल पे रख सकते हो क्या। Therefore, whether law is equal to or is equal to not, ये इसके नॉट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो है एक बिल लेके आएंगे हम लोग उसको CL लिख देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। क्या लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है या फिर लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा जजमेंट चला है, ओके। कहाँ से आता है इस लॉ का, क्योंकि 13 क्लॉज 2 में बोला गया कि स्टेट कैन नॉट कम अप विथ एनी लॉ विच टेक्स अवे, स्टेट कैन नॉट कम अप विथ एनी लॉ विच टेक्स अवे व्हाट, विच टेक्स अवे राइट्स अंडर पार्ट 3, ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा चला है। तो हम लोग केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं कि अगर लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, मतलब लॉ जो है बड़ा वर्ड है, ठीक है, लॉ बड़ा वर्ड है, इसमें दो चीज़ आ रहा है, इसमें ऑर्डिनरी लॉ भी आ जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी आ रहा है, ठीक है। एक तो ये केस है, इस केस में ये मतलब है तो इस केस में अगर लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, इस केस में क्या होगा, अब आप 13 क्लॉज 2 को वापस से देखो, इसके हिसाब से क्या होगा, स्टेट कैन नॉट कम अप विथ एनी लॉ, दैट इज स्टेट कैन ऑल्सो नॉट कम अप विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ टू दैट टेक्स अवे द पार्ट 3 का राइट। तो स्टेट जो है कैन नॉट मेक ईदर, या तो स्टेट ना तो ऑर्डिनरी लॉ बना पा रही है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ बना पा रही है दैट टेक्स अवे व्हाट, पार्ट 3 के राइट्स, दैट इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये केस 1 हो जाता है, ठीक है। एक केस 2 को हम लोग पढ़ते हैं, आई एम सो सॉरी मुझे खांसी है। केस 2 ये है कि लॉ जो बात है ना, दिस लॉ इज ओनली ऑर्डिनरी लॉ, दैट इज जब हम लोग बात कर रहे हैं जो 13 क्लॉज 2 में जिस लॉ की बात की, जिसका डेफिनेशन 13 क्लॉज 3 में था, इसमें जो बोला गया दिस लॉ इज ओनली ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट इट, ये दोनों अलग चीज है। जब ये केस है, जब सेकंड केस है, अब आप वापस से 13 क्लॉज 2 याद करो। 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट, ठीक है, स्टेट कैन नॉट कम अप विद एनी लॉ, तब लॉ क्या है, ऑर्डिनरी लॉ कंसिडर किया जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि ठीक है स्टेट कैन नॉट कम अप विद ऑर्डिनरी लॉ दैट टेक्स अवे दी पार्ट 3 का राइट, बट सिंस ऑर्डिनरी लॉ इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ये दोनों अलग चीज है। स्टेट कैन नॉट कम अप विद ऑर्डिनरी लॉ दैट टेक्स अवे राइट्स अंडर पार्ट 3, बट स्टेट, इस केस का अगर कंसिडरेशन किया जाएगा, केस 2 को अगर माना जाएगा तो क्या होगा, स्टेट कैन कम अप विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, स्टेट कैन कम अप विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है वो ला सकता है टू अमेंड व्हाट, पार्ट 3। कहां से आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्टेट 3 में हम लोग कह रहे हैं कि जो लॉ लिखा हुआ है ना इज इक्वल टू ऑर्डिनरी लॉ ओनली, तो 13 क्लॉज 2 का रेस्ट्रिक्शन बस ऑर्डिनरी लॉ पे लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है लॉ माना ही नहीं जा रहा 13(2) के हिसाब से। ये जो दो केस है ना, इसी दो केस को डिफरेंट जजेस ने, कोई केस 1 को मान रहे हैं, कोई केस 2 को मान रहे हैं, ओके। तो हम लोग अगर बात करेंगे ना, तो पहला फेज आता है कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में,
जो पूरी की पूरी लड़ाई चली है फेज 1 है। फेज 1 वाज अबाउट नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड लॉ, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड लॉ, ठीक है। दैट इज नैरो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? नैरो इंटरप्रिटेशन का मतलब है, लेट मी चेंज द पेन, ओके। नैरो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? नैरो इंटरप्रिटेशन का ये मतलब है कि कौन, और जब हम लोग लॉ की बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 के 2 में जो बोला गया और 3 में जो बोला गया, उसमें जो लॉ की बात कर रहे हैं, जो हम लोग केस 2 की बात कर रहे थे, दैट इज लॉ इज ओनली ऑर्डिनरी लॉ। दिस लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। लॉ का नैरो डेफिनेशन लिया गया है, लॉ को नैरोली देखा गया है। जब आप लॉ को नैरोली देखोगे दैट मीन्स व्हाट, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर 368 में आता था, यहाँ से आता है, बट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कहाँ से था? 13 से था। 13 की क्लॉज 2 से और 1 से। 2 की बात कर रहे हैं हम लोग कि अभी कोई ऐसा लॉ नहीं लाया जा सकता कि ठीक है आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो। 368 कहता था पार्लियामेंट को कि आपको जो मने वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करो, बट 13 क्लॉज 2 के साथ पढ़ने पे पता चला कि भाई आपको जो अमेंड करना आप करो, बट यू कैन नॉट अमेंड व्हाट, यू कैन नॉट अमेंड पार्ट 3, यू कैन नॉट टेक अवे द राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3। यही तो पूरी की पूरी लड़ाई थी, ठीक है। बट अब क्या है कि लॉ का डेफिनेशन क्या बोला गया कि लॉ इज ओनली अबाउट ऑर्डिनरी लॉ, इट डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। देयरफॉर ये एक इंडिपेंडेंट तरीके का चीज है, ये एक इंडिपेंडेंट पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तो आप उससे कुछ भी अमेंड कर सकते हो पूरा का पूरा। दैट इज 368 वैलिड है, 368 वैलिड है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2। वाई नॉट रेस्ट्रिक्टेड? बिकॉज यहाँ का जो लॉ का डेफिनेशन था इट इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ओके। ये फेज 1 था। कहाँ देखा गया आपको? देखा गया ये कि संकड़ी प्रसाद, चेंज द पेन, ओके। ये जो आपको है देखा जाएगा कहाँ पे? संकड़ी प्रसाद में देखा जाता है, ओके। चेंज द पेन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक देखा गया आपको? ये जो चीज है आपको ये देखा जाएगा संकड़ी प्रसाद केस में। संकड़ी प्रसाद केस ऑफ 1951 से लेकर के आप इसको देखते चलोगे ना, आपको 1964 में आता है सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस ऑफ 1964 है शायद, ये यहाँ तक चलता है। 1967 के पहले तक चलता है, दैट इज गोलकनाथ के पहले तक चलता है, गोलकनाथ जजमेंट के पहले तक चलता है, ओके। ये वाला क्या चलता है? फेज 1 क्या है? इट इज अबाउट द नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड लॉ। नैरो है, नैरो का क्या मतलब कि लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। छोटा सा ही जगह है, नैरो को समझो आप, छोटा सा ही जगह है। छोटे में लॉ का क्या मतलब अट रहा है? बस ऑर्डिनरी मतलब अट रहा है, ठीक है, फॉर द लेमन टर्म्स में। जब हम लोग ब्रॉड इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे वर्ड लॉ का, इसके पास बहुत जगह है, ठीक है। वो वाले मीम आपको याद आ जाएगा, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। तो जब हम लोग फेज 2 की बात करेंगे तो उसमें बहुत जगह है, मीम से पढ़ाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। कहाँ जगह है, और ये है बहुत जगह है, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ वर्सेस दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। तो ये इसके पास ये दोनों है, ठीक है, दोनों का पावर है इसके पास, ओके। तो फर्स्ट पेज की हम लोग बात कर रहे थे। नाउ एक बार हम लोग टाइमलाइन को अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, ओके। 17th के बारे में हम लोगों ने देखा था। ये चीज़ मैंने बोला कब से कब तक चला? 1951 में संकड़ी प्रसाद का केस आता है, संकड़ी प्रसाद का केस आता है, और ये आपको 67 से पहले तक देखने को मिलेगा। 67 में गोलकनाथ आता है, बीच में ना 64 आएगा आपको, 64 या 5 में आपको सज्जन सिंह केस आता है। सज्जन सिंह केस भी सेम बात करता है, देखेंगे हम लोग आगे। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन लेकर के आए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी के गवर्नमेंट में आया था। इन्होंने क्या किया? 44 लॉज बनाए, 44 लॉज थे, उनको 9 शेड्यूल में डाल दिया। 9 शेड्यूल कहाँ से आ रहा था? 31B से आ रहा था, ठीक है। मैंने क्या बोला? 9 शेड्यूल में जब भी कोई लॉ आएगा उसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, रिव्यू नहीं कर सकती, एक तरीके का ब्लैक होल था, ओके। तो सारे के सारे लॉ लाओ और 9 शेड्यूल में डाल दो, जुडिशरी का काम ही क्या बचेगा फिर, ठीक है। इस तरीके का काम किया गया। इस चीज़ को कहाँ चैलेंज किया गया? क्या चैलेंज हुआ था यहाँ पे? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? 44 लॉज जो है आपको कहाँ डाल दिए गए थे? 9 शेड्यूल में डाल दिए गए थे। और वो लॉ किसका था? तो स्टेट का लॉ था। मैंने सेम आपको बताया, इसीलिए तभी समझाया था
स्टेट के लॉ के ऊपर हाई कोर्ट का पावर था रिव्यू का, बट सिंस उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो हाई कोर्ट के पावर के ऊपर जुरिस्डिक्शन का पावर ही नहीं बचा हाई कोर्ट का। बट हाई कोर्ट का एक्चुअल में जुरिस्डिक्शन का पावर है स्टेट के लॉज के ऊपर, बट वो जुरिस्डिक्शन खत्म हो गया हाई कोर्ट का। दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म डिस्टर्ब हुआ था। इसी चीज को सज्जन सिंह केस में जो है गवर्नमेंट जो है उसको अपील किया गया था। ये केस का जजमेंट क्या आता है, सेम जजमेंट आता है जो कि सेम वर्डिंग है, शंकरी प्रसाद, ओके सॉरी, शंकरी प्रसाद में जो बोला गया सेम चीज सज्जन सिंह में बोला गया। शंकरी प्रसाद ने क्या बोला था कि उन्होंने बोला कि अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा नैरो फेज की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला था, लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाओ और आप उससे जो है क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। ये सेम बात सज्जन सिंह में भी बोला गया, इट रीअफर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। इसको रीअफर्म किया गया। रीअफर्म का क्या मतलब है, जो चीज पहले वाले केस में बोला गया था, शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था, अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, क्योंकि 2 जो है यही बात करता है लॉ के बारे में। ओके, कंटेंशन क्या था, दैट दी 7 रिड्यूस द हाई कोर्ट पावर, जो हम लोग बात कर रहे थे। ओके, इवोल्यूशन देखते हैं। 48 मद्रास गवर्नमेंट ने जो किया था, 50s में ये लॉ लाया गया। इन दोनों के बाद आपको जो है कहीं ना कहीं एक चंपकन दोराय राजन का केस देखा जाएगा। दैट इज, ये कहता है फंडामेंटल राइट हैज़ अ प्रोमिनेंस ओवर डीपीएसपी। ये चीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, क्योंकि अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही नहीं पाएंगे। देयरफॉर गवर्नमेंट क्या करती है 1951 में, और फंडामेंटल राइट को आप नहीं हटा सकते हो, दैट मीन्स आप 19 को नहीं हटा सकते, 31 को नहीं हटा सकते, इन सब चीज़ों को नहीं हटा सकते। ये राइट टू प्रॉपर्टी था, यहीं से तो सारा का सारा प्रॉब्लम आ रहा था। इस चीज़ को गवर्नमेंट ने चेंज किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके 15 क्लॉज 4 चंपकन दोराय राजन को नलीफाई करता, और 19 क्लॉज 2 31A और 31B को लाया गया। 31B 9 शेड्यूल ले आता है, और 31A कहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी प्रॉपर्टी तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता 14, 19 और 31 के ऊपर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी, ठीक है। इस चीज़ को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को फिर चैलेंज कहाँ किया गया, 1951 में, किसमें, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ये जजमेंट क्या बोलता है, ये कहता है, ये फेज कब है, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी अमेंड किया जा सकता है। दैट इज अंडर 368 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2। नॉट 368 में जो पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2। ये आया। ये कब तक चलता है आपको, 1964 में आप देखते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट थी, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 लॉ को उठा करके 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, 44 लॉज। अब सोचो कि पूरी की पूरी कोर्ट के पावर को कहाँ भेजा जा रहा है, कोर्ट का पावर है ये चीज़। सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग फॉलो करते हैं, नॉट स्ट्रिक्टली, बट उसको टॉपिक को कभी देखेंगे। कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट, आप कोर्ट के पावर को ले रहे हो रिव्यू करने का। ये कोर्ट का पावर था कि वो रिव्यू करेगा जजमेंट को, लॉज को, ओके, लॉज को। बट लॉज को आप जजमेंट ही नहीं कर पा रहा है कोर्ट, क्यों, क्योंकि आपने एक शेड्यूल बना लिया और बोला गया कि इस शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ डालेंगे उसको कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता। दैट इज अगेंस्ट द टेनेट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ को, ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये चैलेंज होता है आपको सज्जन सिंह केस में। सज्जन सिंह केस ने फिर से वही बोला जो शंकरी प्रसाद केस ने बोला था, ये और ये बराबर बात बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं, दिस थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें, दैट 368 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2। ओके, ये कब तक चलता है ना, आपको 1967 के पहले तक चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट आता है। वो फिर से वही बात करता है जो बात चंपकन दोराय राजन ने किया था, दैट फंडामेंटल राइट हैज़ अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। ट्रांसेंडेंटल का क्या मतलब होता है, वो फ्लो करता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लो करता है, इसका अपना प्रोमिनेंस है, ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है। फंडामेंटल राइट्स इज अ प्रायोरिटी। कहीं ना कहीं वही स्टैंड लिया गया जो चंपकन दोराय राजन में लिया गया था, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर लॉ, दिस इज द फेज ऑफ व्हाट, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हम लोग जो यहाँ बात कर रहे थे, जो हम लोग, ठीक है, फेज 1 है, ठीक है, हम लोग फेज 2 की बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फेज 2 की, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड लॉ। ये कहता है कि लॉ कह रहा है कि भाई बहुत जगह है, ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ दोनों आता है। लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ,
ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, 13 क्लॉज 2 कहता था स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट सिंस लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, नॉट इज इक्वल टू, इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। देयरफॉर आप कुछ ये भी नहीं ला सकते हो जो पार्ट 3 के राइट्स को लेगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आप पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकते हो, आप पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकते हो। पार्ट 3 का अपना प्रोमिनेंस है, पार्ट 3 डील्स विद व्हाट, फंडामेंटल राइट, इसका अपना प्रेसिडेंस है, ये एक प्रायोरिटी में है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग उसके वर्डिंग को बात करें तो वो कहता है, गोलकनाथ कहता है, इट हैज़ अ ट्रांसेंडेंटल पोजिशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ है, ये चला आपको गोलकनाथ केस में। उसके बाद भी कुछ कुछ इवेंट हुआ है, उस इवेंट्स को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद एक फेज 3 आता है। फेज 3 कहता है कि भाई कोई बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, तो फेज 3 भी इफेक्टिवली बात करता है, यहाँ ये आता है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट जज बेंच, 13 जज बेंच। एक बार केवीसी में पूछा गया था जब 7 करोड़ का सवाल था शायद ये, क्योंकि आप सोचो यूपीएससी वाले कोई बच्चे होते जो पहुंचे होते हैं, 7 करोड़ के सवाल पे उनको पूछा जाता कि केशवानंद भारती अभी तक का हाईएस्ट जज बेंच क्या है, तो ईजिली 7 करोड़ का क्वेश्चन बना पाते हैं। ओके, 7:6 की मेजॉरिटी पे चला था। सिंस केशवानंद भारती केस को फॉलो किया जाता, दैट मीन्स मेजॉरिटी में तो 7 में होंगे और ये अगेंस्ट में थे। ठीक है, दीज वर इन फेवर, इस जजमेंट में क्या वो देखेंगे, बट फेवर में ये लोग थे और अगेंस्ट में 6 लोग थे। ठीक है, ये जजमेंट कहता है कि यस, ये जजमेंट कहता है कि फेज 1 वाली बात सही है, फेज 1 वाली बात सही है। ठीक है, एग्जैक्टली फेज 1 फेज 2 नहीं यूज किया गया है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कैसे फेजेस में देखा गया इस चीज को। फेज 1 की ही बात को ये भी दोहराता विथ अ लाइक विथ एन अमेंडमेंट। फेज 1 में क्या बोला गया था कि छोटा सा जगह भाई, लॉ जो है वो ऑर्डिनरी लॉ है, दैट इज नैरो इंटरप्रिटेशन की बात की गई, नैरो इंटरप्रिटेशन की बात की गई। दैट मीन्स व्हाट कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट ऑर्डिनरी लॉ, इट डज नॉट फॉल अंडर 13 क्लॉज 2, इसमें नहीं फॉल करता है 13 क्लॉज 2 के। अगर इसमें नहीं फॉल करता है तो सेम बात जो फेज 1 में बात हुई थी वही फेज 3 में है कि पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेज 1 में बात चल रहा था, एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2। ठीक है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2, ये भी लिख देता हूं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय 13 क्लॉज 2। बट ये जजमेंट अलग कैसे है, ये जजमेंट इसलिए अलग है क्योंकि ये जजमेंट एक चीज को इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये इंट्रोड्यूस करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस टाइमलाइन को, इस फ्लो को समझना, क्योंकि ये आपको नॉट जस्ट 13 वर्सेस 368 की लड़ाई को समझाता है, ये फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की भी लड़ाई को समझाता है, ये इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपके सिलेबस में इसको भी समझाता है। इसलिए ये जो है, और ये क्या समझाता है ना, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं कि कोर्ट ने कुछ बोला, इसको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ बोला, पार्लियामेंट को नलीफाई करने के लिए फिर से कोर्ट ने कुछ बोला, फिर से पार्लियामेंट ने कुछ बोला, ये पूरी टाइमलाइन समझ में आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जीएस2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती केस की बात कर रहे थे। इन्होंने ऐड क्या किया, इन्होंने कुछ नया ही लिया है, ये भी काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, क्योंकि कोर्ट का काम बस इंटरप्रिटेशन का है, कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दे। हाउएवर जब भी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ेंगे उस चीज को देखेंगे। फिलहाल क्या है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ, देयरफॉर पार्लियामेंट हैज दिस अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। Why? Because it is not restricted by 13 clause 2. However, ये एक बात करता है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री है, ये जो पूरी की पूरी कंट्री की लीगल सिस्टम है, ये किसके ऊपर बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन खुद में ना कुछ एक बेसिक चीज़ों के ऊपर बना हुआ है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक फिलॉसफी है। ये जजमेंट कहता है ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी है ना, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, कैन नॉट चेंज। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करना है आप वो चेंज करो, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि
आप बोलो कि आज से कंट्री जो है वो सेक्युलर नहीं होगी, वो थियोक्रेटिक कंट्री होगी, ऐसा नहीं कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज से जो है इसको चेंज कर दो, आप इलेक्शन के सिस्टम को ही चेंज कर दो, वो नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज दीज आर दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट दी थिंग इज कि बेसिक स्ट्रक्चर आप किसको आप बेसिक बोलोगे, किसको नहीं। मेरे लिए कुछ बेसिक हो सकता है, वो आपके लिए नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर वो कौन बताएगा? कोर्ट ही बताएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। ठीक है, हाउएवर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग दैट कोई जजमेंट दे सकता था। ओके ओके, हम लोग कभी पढ़ेंगे इस जजमेंट को, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फेज 3। फेज 3 क्या बात करता है? फेज 1 की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। हाउएवर आप क्या नहीं छेड़छाड़ कर सकते हो? बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, ये था फेज 3। तो 3 फेजेस में हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया है। एक बार हम लोग और टाइमलाइन देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? गोलकनाथ केस की बात कर रहे थे, 1967 वाला। इसने क्या बोला? इसने ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लिया दैट लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, देयरफॉर 368 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है किसका? 13+2 का। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट हैज अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब इसको नलिफाई करने के लिए कोर्ट ने क्या किया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 4, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आर्टिकल 13 ये कहता है, कौन लेकर के आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पार्लियामेंट ने अपने फेवर में बात किया। आर्टिकल 13 वोंट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, मतलब 368 के ऊपर 13 का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वाई? इम्प्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ, जो हम लोग बात कर रहे थे। किसको नलिफाई करने के लिए किया गया? गोलकनाथ जजमेंट को नलिफाई करने के लिए किया गया। ठीक है, ओके। और क्या लेकर के आए? 368 में ये बहुत सारे चेंजेस लेकर के आते हैं। सबसे पहले तो 368 का जो आर्टिकल का टाइटल है उसी को चेंज करता है। पहले टाइटल था ओनली अबाउट द प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन लोगों ने अमेंड किया और लिखा पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड ही नया इंट्रोड्यूस किया गया, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। ठीक है, एंड प्रोसीजर देयरऑफ। और क्या चेंज किया गया? 368 1 है, पार्लियामेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको? ये जो है अगेंस्ट में जाता है गोलकनाथ के। ठीक, 368 क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव सेंटर कैन नॉट एजेक्ट। ठीक है, ये भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किसी और टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है 368 क्लॉज 3। ठीक है, आर्टिकल 13 वोंट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, दी सेम थिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। 24th अमेंडमेंट था, कब का था 24th अमेंडमेंट? आप देखो इसका टाइमलाइन देखो, 1971 का। 1973 में एक केस आता है, 1971 में आप देखो 1971 था टाइमलाइन किसका? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। इसके बाद 2 और आता है, 25th आता है और शायद 29th आता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस 1973 में। मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसने वही स्टैंड लिया था फेज 1 वाला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ। ठीक है, अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि 24th ने क्या बोला था? सेम बात बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ। 24th को अपहेल्ड किया गया केशवानंद भारती केस में, सेम चीज जो मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। हाउएवर इसने एक इंट्रोड्यूस किया कुछ नया चीज, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये बात हुई 1973 की। कब आ चुका है? 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुका है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो पहला जो ये है ना एप्लीकेशन, वो आपको दिखेगा 1975 में, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ था? दी देन गवर्नमेंट लेड बाय इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो जो इनवैलिड कर दिया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आती है और कहती है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका इलेक्शन जो है कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता है, फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। ओके, ठीक है, इसको चैलेंज किया गया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये केस ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को गलत करार दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मीन्स व्हाट? कि कोर्ट के रिव्यू के पावर को आप नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस चीज को अमेंड करने के लिए फिर से जो गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आती है, एक एक्ट लेके आती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बट हमारे लिए आज के टॉपिक के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आर्टिकल 31C को लाया गया।
31C कहता है, आप याद करो 31A और B कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, नेहरू जी के गवर्नमेंट से आया था। 31C आता है, ये कहता है कि अगर किसी भी डीपीएसपी को आपको इंप्लीमेंट करना है, दैट इज डीपीएसपी चालू होता है 36 से लेकर 51 तक, इस बीच में कोई भी आर्टिकल को इंप्लीमेंट करना है ना, तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है 14, 19 और 31 के बेसिस पर, इसके ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी मेजरली एंड इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस लेकर के आए, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो इम्पोर्टेंट चेंजेस है, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, ये चीज़ है। नो लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी अमेंड कर सकता है, ये लेके आए, और बोले कि कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। फिर से वही बात जो 39th में बोला गया था, 39th में भी ये लोग यही बोल रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू चार लोगों के इलेक्शन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब की बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पिछली बार तो बस इलेक्शन की बात थी, 368(4), आप सोचो कितना ब्रॉड पावर गवर्नमेंट लेकर के अपने पास आ रही थी कि 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी अमेंड होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। दिस इज वेरी बिजार, ओके, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी बिजार, ठीक है, ये बाद में ये हटेगा भी, ओके। और 365(8)(5) कहता है कि भाई पार्लियामेंट के ऊपर अनफेटर्ड पावर है, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है, जो मन है वो अमेंड किया जा सकता है। सेकेंड गवर्नमेंट एक आती है, जनता गवर्नमेंट आती है 1978 में, वो कुछ चीज़ों को ठीक करती है, और वो कहती है, वो एक चीज़ करती है कि वो जो इतने दिन से जो स्ट्रगल चल रहा था ना राइट टू प्रॉपर्टी का, इसको रिमूव करती है, इसको रिमूव करती है, ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी से डील कर रहा था, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस करती है आर्टिकल 300A, 19(1)(f) में जो लिखा गया था ना, सेम चीज़ 300A में लिखा गया, बट जस्ट दैट कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कैसा है, ये एक लीगल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। और क्या 31A B C फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 31C कहाँ से आया, जो है आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, इस तीनों को रिटेन किया गया, ठीक है, तीनों को रिटेन किया गया। और क्या बोला गया, पहले क्या था, जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी डीपीएसपी आपको अमेंड करना है, कोई भी, तो उसको जो है 14, 19 और 31 के ऊपर जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, बट सिंस 31 ही हट गया, तो अब बात ही बची कि 14 और 19 के बेसिस पे आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बात सेम है, बस 31 हट गया, प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते, रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे आप इसको नहीं कर सकते, सेम बात कि भाई 31C में ये बोला गया। दिस इज ह्यूज पावर, ठीक है, कि पूरी की पूरी डीपीएसपी को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो 14, 19 के बेसिस पे। पिछली बार तो 31 भी था 42nd में, 44th में बोला गया कि 14, 19 अभी भी है, कि पूरी की पूरी डीपीएसपी आप इंप्लीमेंट कर दो और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है 14 और 19 के बेसिस पे, ओके। इंपॉर्टेंट है इन सबको ये चैलेंज होकर के आपको मिनेर्वा मिल्स केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोर्ट ने क्या स्ट्रक डाउन किया, 368 क्लॉज 4 नहीं चलेगा, 368 क्लॉज 5 नहीं चलेगा, स्ट्रक डाउन क्या था 368 क्लॉज 5 ये कह रहा था अनफेटर्ड पावर, पार्लियामेंट को जो मने वो अमेंड कर सकते हैं, और 368 कहता है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अंडर में नहीं जाएगा। सोचो ये कितना ब्रॉड पावर था, ये आज होता तो जो पार्टी पावर में होती है उनके पास अगर वो मेजोरिटी होती, स्पेशल मेजोरिटी 2 और 3, तो उनको जो मन होता वो अमेंड कर रहे होते, दैट वॉज वेरी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं मिनेर्वा मिल्स केस ने उस चीज़ को ठीक किया, बोला कि जुडिशियल रिव्यू होगा। स्ट्रक डाउन 368 क्लॉज 4 का क्या मतलब, कि अगर आप पार्लियामेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है तो ऐसा नहीं है, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, ये चीज़ है। 368 क्लॉज 5 को भी हटाया गया, क्या कह रहा था 368 क्लॉज 5 कि पार्लियामेंट के पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर था, ये देखो आप नो लिमिटेशन की बात कर रहा था ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, ठीक है, ये भी बात किया गया। और क्या आर्टिकल 31C जो है रिस्टोर टू प्री 42nd में क्या हुआ था, 42nd में बोला गया कि जो है ना कोई भी डीपीएसपी, ऑल डीपीएसपी कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन व्हाट, 42nd में क्या था, कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन 14, 19 एंड 31, ये था 42nd में। इसके पहले का क्या पोजीशन था, प्री 49, प्री में क्या है, इस वो कहता था कि 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी जो है ना, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो 14, 19 के ऊपर, दैट इज अ गुड थिंग। क्यों, क्योंकि 39C ना और बी जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है 39C, ठीक है।
तो एक दो आर्टिकल को ठीक है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, इज इट ओके, बट पूरी की पूरी डीपीएसपी को कहना कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ को हटाया गया और प्री 42 में गए और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, 31C के प्री वाले पोजीशन में जाते हैं, प्री 1976 में जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है दिस इज वैलिड। कोर्ट ने इतना अग्री किया कि चलो ठीक है इसको मान लेते हैं कि 39B और C जो है ना उसका प्रेसिडेंस है 14 और 19 के ऊपर, ठीक है, उसका प्रेसिडेंस है कि अगर 39B/C के अंडर में कोई लॉ लाया गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए कोई लॉ लाया गया लेट्स सपोज, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में, किस दो ग्राउंड पे, इस दो ग्राउंड पे, और किसी ग्राउंड पे ला सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, आज भी पोजीशन ये है कि 39B और C को आप चैलेंज कर सकते हो। किस पे कर सकते हो, लेट्स सपोज 15 पे कर सकते हो, आप किस पे नहीं कर सकते हो, 14 और 19 पे नहीं कर सकते हो, बट आप 15 पे कर सकते हो। एक लॉ लाया गया, वो रिलीजियसली लेट्स सपोज डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, 15 प्रोहिबिट करता है स्टेट को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से, वो आर्बिट्रेरी है, वो आर्बिट्रेरी है, देयरफॉर आप 15 पे चैलेंज कर सकते हो, किस पे नहीं कर सकते हो, 14 और 19 पे नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट ने इतना माना कि ठीक है आप 14 और 19 के ऊपर जो है कोई भी इंसान उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है 39 और B और C को, नॉट दी होल डीपीएसपी, ठीक है। ये सारी चीज आप आई गेस समझ चुके होंगे, ठीक है। एंड एक हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट इज हैविंग अ प्रोमिनेंस, फिर पार्लियामेंट कहता है डीपीएसपी हैज अ प्रोमिनेंस, तो ये टसल चल रहा था। एक बात की जाती है कि दीज आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द साइकिल, ठीक है, और दोनों का साथ में चलेगा तो ही कॉन्स्टिट्यूशन चल पाएगा, तो ही कंट्री चल पाएगी। हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा फॉर दी ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ओके, क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट क्या है, सिविक और पॉलिटिकल राइट से कहीं ना कहीं डील करता है, और डीपीएसपी आपको सोशियो इकोनॉमिक राइट से डील कर रहा होता है। तो नॉट जस्ट वी नीड सिविक एंड पॉलिटिकल राइट, वी ऑल्सो नीड सोशियो इकोनॉमिक राइट, एंड नॉट जस्ट वी नीड सोशियो इकोनॉमिक राइट, वी ऑल्सो नीड सिविक एंड पॉलिटिकल राइट, देयरफॉर दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और जजमेंट आता है वोमन राव। ओके, देखिए 6-7 जजमेंट है, 4-5 जो है इसमें अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक बार ये टॉपिक कवर होगा आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ओके, प्रीलिम्स में ना एक चीज़ देखा जाता है कि एक पॉलिटिकल हिस्ट्री से, प्रीलिम्स में आप देखोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने लगे हैं ये बहुत ज़्यादा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, कहीं ना कहीं लीगल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ये पूरी की पूरी जो है ना कहीं ना कहीं लीगल हिस्ट्री है, और इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, देयरफॉर एक बार का मेहनत है, आपको ये चीज़ करना होगा। ओके, नेक्स्ट चीज़, 9th शेड्यूल चल रहा था। 9th शेड्यूल ने क्या बोला था कि भाई कोई भी चीज़ अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसको जो है नहीं हटाया जा सकता है, ये चीज़ था। ओके, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट केशवानंद भारती केस कहता है कि 9th शेड्यूल में ठीक है रिव्यू नहीं होगा, बट कहाँ तक रिव्यू नहीं होगा उस चीज़ की बात की जा रही थी। कोर्ट ने बोला, केवीसी केस ने बोला, जिस केशवानंद भारती केस से कि 9th शेड्यूल में भी अगर कोई लॉ प्लेस्ड है, ठीक है, प्लेस किया जा रहा है, इसको भी इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, बट कहाँ से, कट ऑफ डेट रखा गया, कट ऑफ डेट रखा गया कि आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केवीसी, दैट इज आफ्टर 1973, अगर कोई चीज़ 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, आफ्टर लिख देता हूँ मैं, आफ्टर 1973 अगर कोई चीज़ 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू किस चीज़ के ऊपर देखा जाएगा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो कट ऑफ डेट रखा गया। इसको हम लोग लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में ओवररूल किया जा सकता है, कोई चीज़ लाएंगे उसके ऊपर ओवररूल कर सकती है कोर्ट, कब, फ्यूचर में, प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, एनीथिंग जो 1973 से पहले किया गया 9th शेड्यूल के अंदर, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, ये जो जजमेंट था ये कहाँ पे आया आपको, ये आया आपको जो है वोमन राव केस में आया, वोमन राव केस में आता है, ठीक है। ये सेम बात, ये जो सेम बात है ना वोमन राव का जो केस का बात है, वो आपको बाद में आईआर कोयलो केस में भी बोला गया था ऑफ द 2007, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, आईआर कोयलो, वोमन राव, मिनर्वा मिल्स, वन ऑफ दी सम ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो ना वो है। ओके, वोमन राव केस क्या कहता है, लॉज एडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर द केशवानंद भारती केस कैन बी चैलेंज्ड, कैन बी, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बट laws added before the Keshwanand Bharati, that is before 1973, cannot be challenged on the
pretext of violation of the basic structure of the constitution. ठीक है, doctrine of prospective overruling. Same thing was said again in what? Same thing was said again in IR कोयलो केस ऑफ 2007 आई गेस. ठीक है, ये चीज बोला गया है. तो अगर हम लोग बात करें अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो क्या है, पॉलिटी में तो प्रीलिम्स में तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा. प्रेजेंट पोजीशन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. बिल्कुल किया जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो तो आप प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हो. ये भी आप पढ़ोगे जब हम लोग प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ेंगे. तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग पार्ट थ्री को भी, दैट इज फंडामेंटल राइट को भी किया जा सकता है. However, what you should be mindful, Parliament should be mindful of what? Basic structure. क्योंकि अगर कोई ऐसा लॉ आता है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, वो इनवायलेट किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि उसने बेसिक स्ट्रक्चर को, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द 13 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली ही सही, एक्सप्रेसिवली डील करता है 13 क्लॉज 2 जो है. हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं भी ये नहीं लिखा गया ये वर्ड जुडिशियल रिव्यू जैसा चीज़ जो है, बट ये डेराइव किया जा रहा है 13 क्लॉज 2 से. क्यों? क्योंकि 13 क्लॉज 2 कहता था कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं लाया जा सकता है. अगर कोई ऐसा लॉ लाया जाएगा तो उसको इनवैलिडेट किया जाएगा. कौन इनवैलिडेट करेगा? कोर्ट इनवैलिडेट करेगी. देयरफॉर ये जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू का, ये 13 क्लॉज 2 से फ्लो होता है. ठीक है, ओके, यहाँ से फ्लो होता है. और सेम बात, ओके. सो दिस इज द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, कि आप पूरी फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के डिबेट को समझें. पहला चीज, आपने पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो समझ रहे हो. आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 13 वर्सेस 368 के डिबेट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल चीज़ों के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारे अमेंडमेंट्स को समझ पाते हो उसमें. फिफ्थ चीज़ क्या है कि आप बहुत सारे अमेंडमेंट को एक साथ क्रोनोलॉजी में समझ पा रहे हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसको हम लोगों ने कवर किया अच्छे से. नोट्स को एक बार रेफर करें. जब आप नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी. ओके, so phase 1, phase 2, phase 3, narrow interpretation, broad interpretation, third phase narrow with some modification. Okay, ये 3 phases में 13 वर्सेस 368 की लड़ाई चली है. ओके, ठीक है, let's wind up the class. Thank you.